आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं ये इसी बेसिस में कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये कुछ मिथ्स हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं पूरे क्वेश्चन सही नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे। एथिक्स के पेपर में अपना पढ़ते हैं ना कि सिविल सर्वेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होल्ड करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें उस 15-20 मिनट में कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर जो है आपसे एनालाइज करने की, आपके अंदर देखने के लिए वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ना आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, सिंपल रहिए, ठीक है। कुछ लोग क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऐसा बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आपको पता है कि यूपीपीसीएस 2024 के मेंस का रिजल्ट आ चुका है और आयोग ने 2719 स्टूडेंट्स को बुलाया है, जिनका इंटरव्यू जो है 16 फरवरी से 20 मार्च के बीच में आयोग में होना है, ठीक है। अब देखिए ये आखिरी चरण है, आखिरी पड़ाव है, जिसके बाद 947 जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स हैं वो तैयारी से निकल के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बनेंगे और बहुत ही क्रूशियल भी है। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका पहला इंटरव्यू होगा, या कुछ ऐसे भी होंगे जिनने पहले भी इंटरव्यू दिया होगा बट किन्हीं कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा। तो और उसमें इंटरव्यू के मार्क्स भी एक रीजन हो सकते हैं। तो आज जो हम ये सेशन कर रहे हैं ये इसी बेसिस में कर रहे हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ऐसे पहलू हैं जो एक बोर्ड आपसे चेक करता है, क्या ऐसी नॉलेज है जो आपके पास इंटरव्यू से पहले होना चाहिए, किस तरीके के एट्रीब्यूट्स आपके अंदर होना चाहिए, सो दैट इंटरव्यूअर को भी एक कॉन्फिडेंस आए आपके ऊपर, एक विश्वास आए कि हाँ ये कैंडिडेट सही है जिसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगी कि जो इंटरव्यू है इसके बारे में कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए कि ये नॉलेज टेस्ट नहीं है, ये आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं है ना। ये जो टेस्ट है आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस अच्छी पर्सनैलिटी से चलेगा और वहां पे बिल्कुल ब्लैंक बैठे हैं, नहीं। इसका तात्पर्य ये है कि अगर आपसे वहां मान लीजिए कुछ क्वेश्चन नहीं बनते हैं, कुछ ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए जो आप वहां पे जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं करता कि आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। वहां पे जितने पैनलिस्ट होते हैं सब अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं और उसके माध्यम से वो आपकी पर्सनैलिटी को टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, कितनी निखर के आ रही है, आप कितने अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चंस को समझ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये याद रखना है। दूसरी चीज है कि इंटरव्यू कम्युनिकेशन का टेस्ट है। आप किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझना चाहिए कि ये जो इंटरव्यू होता है ये क्वेश्चन आंसर नहीं है कि वहां बोर्ड आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहा है, बस क्वेश्चन पूछ रहा है आपको आंसर देना है। ये बेसिकली एक टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। दोनों तरफ से होने वाला एक कम्युनिकेशन है जहां वो आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे या किसी बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न पूछने से ज्यादा अच्छा शब्द है चर्चा करना। चर्चा करेंगे और उसमें आपको अपने इनपुट्स या व्यू पॉइंट, आपके मत अनुसार उसके बारे में क्या आपको पता है, क्या लगता है, ये जानकारी आपको बोर्ड के साथ साझा करनी है। तो इंटरव्यू जो है वो क्वेश्चन आंसर नहीं, ये टू वे कम्युनिकेशन है। ये कुछ मिथ्स हैं, बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं पूरे क्वेश्चन सही नहीं बोलेंगे तो इंटरव्यू में नंबर नहीं मिलेंगे, या बिल्कुल हर क्वेश्चन का आंसर आना है। इसलिए कहीं ना कहीं आज हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं ये मिथ्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखा जाए तो जो इंटरव्यू चेक करता है वो है आपके एट्रीब्यूट्स, ठीक है, और आपका आर्टिकुलेशन। ठीक है, तो आर्टिकुलेशन कि आपको अगर कोई भी
टॉपिक के बारे में या इशू के बारे में पूछा गया, तो आपका उसमें कितना गंभीरता से आप उसको सोच रहे हैं या किस किस एंगल से आप उस पर अपनी टिप्पणी दे पा रहे हैं, आपके इस आर्टिकुलेशन को बोर्ड चेक करता है। आप देखिए कि आप स्टेट के सबसे बड़े एग्जाम का इंटरव्यू दे रहे हैं और उसके बाद आपको प्रशासन का हिस्सा बनाना है, जहां पर आपके एक सिग्नेचर से, आपके कुछ विचारों से, जिस जगह पे आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वहां के लोगों का भला हो सकता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स जो है इंटरव्यूअर आपसे यहाँ चेक करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड। कई बार आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चंस देंगे, हम आगे चलकर देखेंगे भी कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, जहां पे आपको बहुत कोई गंभीर समस्या के बारे में बता दिया जाएगा, या फिर अभी जो हाल फिलहाल में कुछ गंभीर समस्याएं अराउंड दी वर्ल्ड चल रही हैं, जैसे हम देख ही रहे हैं ट्रम्प 2.0 रिजीम में, ऐसे कुछ ना कुछ सिचुएशंस दे दिए जाएंगे और वहां पे देखा जाएगा कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक स्किल है वो है कि नहीं। आप खुद सोचिए ना कि जब भी आप जहां भी किसी जिले में, तहसील में, ब्लॉक में कहीं भी पोस्टेड रहेंगे, बहुत सी समस्याएं आती हैं। ये अगर आपके अंदर एटीट्यूड नहीं है तो आप वहां के लोगों की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, है ना। इसलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग भी एक तरीके का एट्रीब्यूट है या एटीट्यूड है, जिसको वहां पे चेक किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा है टेम्परामेंट। ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, कुछ लोग क्या होते हैं, आपको दोनों तरीके के लोग दिखेंगे। कुछ लोग बहुत हाइपर एक्साइटेड होते हैं, इतने एक्साइटमेंट में रहेंगे। ठीक है, उससे क्या होता है कि आप क्वेश्चन को भी ढंग से नहीं सुन रहे हैं और आंसर देना शुरू कर दे रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही डल सा तरीके से बैठे रहेंगे, ऐसे घबराते रहेंगे, है ना, एंजाइटी। तो ये सब चीजें जो है ना, बोर्ड आपसे जो 15-20 मिनट का इंटरेक्शन करता है, उसमें ये सारी चीजों को चेक करता है कि क्या ऐसा तो नहीं कि आप बहुत हाइपर एक्साइटेड हैं, या ऐसा कि आप बिल्कुल ही डल हैं, या फिर आप में इतनी एंजाइटी है कि 2-3 प्रेशर में क्वेश्चंस डाल दिए तो आप शिवर करने लगे, आप सोच नहीं पा रहे हैं, है ना। क्योंकि ये सब समस्याएं कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगी। और फाइनली एक और चीज जो इंटरव्यू है वो है, जो हम सिविल सर्विस के पर्सनैलिटी में कुछ चीजें देखते हैं कि वो कितना ऑनेस्ट है ना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, है ना। तो ये जो हम इथिक्स के पेपर में अपना पढ़ते हैं ना कि सिविल सर्वेंट को ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रिटी होल्ड करना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें उस 15-20 मिनट में कहीं ना कहीं इंटरव्यूअर जो है आपसे एनालाइज करने की, आपके अंदर देखने के लिए वो आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरली एक मिथ्स हैं जिनके बारे में हमने डिस्कस किया और क्या चीजें आपको करनी है। सबसे पहली कि इंटरव्यूअर जो है वो नॉलेज का नहीं, आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट है। दूसरा, ये क्वेश्चन आंसर राउंड ना होके कहीं ना कहीं 2 वे कम्युनिकेशन होता है, इसलिए इसको क्वेश्चन आंसर राउंड समझने का मिथ ना रखें। तीसरा जो है, यहाँ पे ये आपकी एट्रीब्यूट्स या एटीट्यूड को चेक करता है। फोर्थ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर है कि नहीं, उस चीज का टेस्ट है। टेम्परामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिसमें बहुत से बच्चे जो हैं यहाँ पे आकर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड फाइनली जो है आपकी पर्सनैलिटी में जो सिविल सर्वेंट वाले एक एटीट्यूड है, जो एक आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ ये ट्रेड्स हैं आपके अंदर, वो ट्रेड्स को चेक किया जाता है। अब मैं सबसे पहले आपको कुछ डूज एंड डोंट्स बताऊंगी। सबसे पहले चीज डूज में आपको याद रखना है, बी सिंपलिस्टिक। ना आपको बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहना है, ना अंडर कॉन्फिडेंट रहना है, सिंपल रहिए।
ठीक है। कुछ लोग बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि अरे ठीक है, मेंस में तो बहुत अच्छा किया, इंटरव्यू में हो जाएगा, या हम बोर्ड से ज्यादा जानते हैं, हमारे पास बहुत नॉलेज है। वो भी आपके लिए घातक है। या आपको अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट समझना कि यार मेरा पहला इंटरव्यू है, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, दोनों चीज आपके लिए सही नहीं है। देखिए, जो लोगों को एंजाइटी है या अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, घबराहट होती है, आपको एक चीज समझना चाहिए कि लाख बच्चों में से जो है लगभग 20,000 में आपने मेंस में आए और 20,000 से 2700 में आप इंटरव्यू में आए। तो नॉलेज आपके पास है। और किसी से, जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ, ये मेरा आपसे बात करने का तरीका है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिंपलिस्टिक वे में जाना है इंटरव्यू में और अपने आप बातों को वहां पे रखना है। दूसरी चीज है, ठीक है, बी पोलाइट। आप कोई भी चीज का जवाब दें, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दें, आपके अंदर वो विनम्रता दिखनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी क्वेश्चन पे आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे तो भाई मैं ही सही हूं, चाहे कुछ भी जाए। यू हैव टू बी पोलाइट। कोई भी बात रखिए, आप अपना मत रखिए। ऑब्वियसली आपका मत जानने के लिए, आपके विचार जानने के लिए ही आपसे इंटरव्यू कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन किसी भी बात को रखते समय याद रखिए कि आपको विनम्र रहना है। ठीक है। तीसरी चीज है गुड लिसनर। ठीक है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि इंटरव्यू में भी बैठ के दिमाग इधर उधर कहीं ना कहीं आपका घूम रहा है। तो फिर क्या होता है उसमें कि हो सकता है बोर्ड ने कुछ क्वेश्चन पूछा, उसके बाद आपने क्या किया कि आप 2 मिनट सोचने लग गए कि अरे क्या पूछा, फिर आपको लगता है कि दोबारा पूछूं कि नहीं। ये चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए, वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा डिस्टेंस में आप बैठते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि इस तरीके से ये बोर्ड के मेंबर्स बैठे हुए हैं 4, और यहाँ पे ही आपका चेयर लगा होता है। कई बार तो ये टेबल भी ऐसे रहती है कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहता, ऐसे करके टेबल होगी और यहाँ पे आप बैठे होंगे। ठीक है, तो इतने में भी अगर आप गुड लिसनर नहीं हैं, ठीक है, आप उनकी बातों को एक बार में नहीं समझ रहे, तो ये कहीं ना कहीं क्या दिखाता है कि आपके अंदर लैक ऑफ अटेंशन है, आप एकाग्र नहीं है। ठीक है, तो बी अ गुड लिसनर। ठीक है, उसके अलावा बी ऑनेस्ट। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, कई बार हमें लगता है कि हमें सब कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है, और उस चक्कर में हम क्या करते हैं कि कुछ आए चाहे ना आए, हम लोग वो पूछने लगते हैं, सर कैन आई टेक अ गैस। देखिए, ये भी आप उस चीज में पूछिए जिसमें आपको लगता है कि बहुत क्लोज टू आपको पता है। बट कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बच्चे की उनको लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मेरे से क्वेश्चन का जवाब नहीं बना तो कहीं मेरा सिलेक्शन ना हो। इस चक्कर में वो जो है हर क्वेश्चन में पूछने लगते हैं कि मैम या सर कैन आई टेक अ गैस, और फिर गैस करके उल्टे सीधे जवाब देने लगते हैं। ये चीज मत करिए। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट। ठीक है, आपको बहुत ऑनेस्टली बोलना है। अगर नहीं आता तो अच्छा, उसके लिए भी एक चीज याद रखना है ना कि हम्बली अपोलोजाइज, या फिर हम्बली डिसएग्री। ठीक है, तो अगर आपको कोई चीज लग रही कि आपको नहीं आती, तो बहुत विनम्र रूप में आपको उनसे अपॉलजी लेना चाहिए कि सर मैं क्षमा चाहता हूं कि या चाहती हूं कि मुझे इस बारे में अभी जानकारी नहीं है, पर मैं घर जाके या मैं आगे इसके बारे में जरूर पढ़ूंगा। अगर वो आपको उस चीज का जवाब वहां दे देते हैं, तो आपको बोलना चाहिए कि सर थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस बारे में अवगत कराया, है ना। तो इस तरीके से आपको जो है अपना इंटरव्यू के कुछ डूज हैं जो होने चाहिए। डोंट्स में सबसे पहली चीज, झूठ नहीं, किसी भी तरीके का झूठ नहीं। आपको एक चीज समझना चाहिए कि वो इंटरव्यू बोर्ड है, आपसे बहुत ज्यादा अनुभवी लोग वहां पे बैठते हैं, राइट। उनने अपनी लाइफ में इतने सारे अलग अलग फील्ड पे काम किया है, तो उनका तजुर्बा हमसे बहुत ज्यादा होता है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, हो सकता है कि वो आपको दिखाए ना कि उन्हें समझ में आ गया, लेकिन वो उस चीज को पकड़ लेंगे। ठीक है, और वो आपके अगेंस्ट में चला जाएगा।
दूसरा चीज है काउंटर रिटेलिएशन, जिसको हिंदी में मैं बोलूं बहसबाजी। इस चीज को से बिल्कुल अवॉइड करना है। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको किसी व्यू से या बोर्ड के किसी व्यू से ऐसा लग सकता है कि हाँ यार ये तो सर गलत बोल रहे हैं या शायद सही नहीं है, वहां पे आप बहसबाजी मत करिए, ठीक है। हाँ, कुछ सिचुएशंस होते हैं कि जहां पे वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करें। देखिए, रिटेलिएशन और ट्रैप में इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए। जहां ट्रैप वाले क्वेश्चन है वहां पे आपको अपना व्यू रखना है, वहां हो सकता है आपका व्यू जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट भी करे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैक्चुअल चीजों में, कि अगर उनने बोल दिया कि अच्छा 2500 करोड़ का बजट था, आप बोल रहे हैं नहीं नहीं सर 2512 करोड़ का था, ऐसी चीजें नहीं करिए, ठीक है। ये मेरा तात्पर्य है। जहां ट्रैप वाली कुछ चीजें आएंगी वहां पे तो आपको अपना स्टैंड लेना है, ठीक है। तो झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, बहुत ज्यादा रिटेलिएटरी मोड पे नहीं रहना है। तीसरी चीज जो आपको नहीं करना है वो है ये जो आपका आई कांटेक्ट इधर उधर शफल होता रहता है पूरे टाइम। मान लो एक किसी ने क्वेश्चन पूछा, फॉर एग्जांपल यहाँ बीच में जो मेंबर बैठे इनने आपसे क्वेश्चन पूछा, आप पूरे क्वेश्चन में इधर से उधर देखते रह रहे हैं, ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्योंकि हर मेंबर के पास अपना अपना समय आएगा जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनसे इंटरेक्ट करिए। मे भी ऐसा हो सकता है कि जब आप आंसर दे रहे हैं पूरा उनको देख के देते हुए एक जनरल एक लुक ऐसे करके ले लिया, बट एक जो जनरल तरीका है कि जो बोर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो भी आपका इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आप उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करिए और उनसे जवाब दीजिए, ठीक है। तो ये कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो आपको इंटरव्यू के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस किस तरीके के प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, सबसे पहला देखिए, आपको खुद जो भी है ना जिस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, आपको कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि ये जो पूरा इंटरव्यू है आपका, चाहे वो आप मॉक इंटरव्यू दें चाहे आपका रियल इंटरव्यू दें, वो कहीं ना कहीं जो आपके बारे में चीजें हैं है ना उस पे ही आधारित होता है, उसी पे केंद्रित होता है। इसलिए बहुत ज्यादा इधर उधर भागने से कि कितना कंटेंट पढ़ लें, उससे ज्यादा है कि जितना ज्यादा आप अपना आत्म मंथन करेंगे, जितना ज्यादा अच्छे से अपने बारे में जो जो आपने चीजें की हैं उनके बारे में पढ़ाई करेंगे या उन चीजों को बार बार रिकॉल करने की कोशिश करेंगे, उस कंटेंट में स्ट्रांग रहेंगे, उतना ही अच्छे चांसेस हैं कि आप इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहला हम स्टार्ट करते हैं इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब आपको जैसे कि पता होगा कि यूपी पीसीएस में अपना नाम बताना, जाति बताना, ये सब चीजें वर्जित हैं। ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है बिकॉज ये पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है। तो ऐसा कोई भी चीज आपको इंटरव्यूअर बोर्ड को नहीं बताना है। इसको भी अपने डूज एंड डोंट्स जहां हम पढ़ रहे थे यहाँ पे इंक्लूड कर लीजिए कि किसी भी कंडीशन में डोंट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी, ठीक है। आपको अपनी जो भी परिचय है, आइडेंटिटी है, या आपकी कहीं बात में आपको लगे कि हम अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर दें, ये चीज नहीं करिएगा, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस, हालांकि क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ऐसा बहुत कम ही पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछता है तो इंट्रोडक्शन में क्या क्या कुछ 4-5 चीजें हैं जो आपको बताना चाहिए, ठीक है। एक है आपकी प्राइमरी स्कूलिंग, ठीक है, या स्कूलिंग के बारे में आपने ऐसे करके बता दिया कि मेरी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई है। दूसरा है आपका ग्रेजुएशन। जब आप ग्रेजुएशन बताते हैं तो वहां पे सब्जेक्ट भी बताइए ना। ये देखिए, ये आपका कंप्लीटनेस दिखाता है, क्योंकि वहां क्या होता है जल्दी जल्दी में बोल दिया सर मैंने बीएससी किया था, अब किस चीज में किया था वो चीज नहीं बोला है ना, फिर बोर्ड आपसे दोबारा पूछेगा। उसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है तो ये भी आप बताइए,
और अगर आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ करके क्वेश्चन मिलता है और आपको लगता है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हैं अपनी हॉबी में, तो एक पासिंग रेफरेंस के रूप में अपनी हॉबी को भी बता दीजिए कि मुझे अपने फ्री टाइम में ये करना पसंद है। ठीक है, इस तरीके से करके आप उसको डिफाइन करिए। अच्छा, जब आप अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सब्जेक्ट बता रहे हैं तो यहाँ पे आप जो है अपने कॉलेज का नाम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मनाही नहीं है कि आप अपने कॉलेज का नाम नहीं बता सकते। इवन जो बोर्ड है वो आपसे कॉलेज का नाम पूछ भी सकता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि अगर आपने कॉलेज का नाम बता दिया कोई दिक्कत। अब आप देखिए यहाँ से ही कितने क्वेश्चंस बनते हैं। हम क्वेश्चंस टारगेट करते हैं। सबसे पहली चीज, मान लीजिए प्राइमरी स्कूलिंग में आपने कोई ऐसे स्कूल से पढ़ाई की, जैसे कि कुछ बच्चे नवोदय से। ठीक है, अब नवोदय अपने आप में क्वेश्चन कि नवोदय किसने बनाया था, क्या नवोदय के बारे में है, इस तरीके से करके, है ना, नवोदय की क्या आइडियोलॉजी है। तो अगर आपके स्कूल के नाम पे ऐसा कुछ भी लगता है कि ये कुछ ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, किसी पर्सनैलिटी के ऊपर है या किसी फेमस पर्सनैलिटी ने उस एरिया पे काम किया है जिससे ये स्कूल आया, ऐसा कुछ भी है, तो यहां से आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिमिलरली अगर ग्रेजुएशन में देखें तो ग्रेजुएशन में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इससे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में इंटरव्यू में ऑप्शनल खत्म हो चुका है तो इसकी महत्वता बहुत बढ़ गई है। ठीक है, आपसे यूपीपीसीएस में जो ग्रेजुएशन हो, चाहे अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया होगा, इसके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, बहुत ज्यादा डीप पूछे और आपसे ना बने वो चल सकता है, क्योंकि क्या होता है, जैसे कई बच्चे होंगे जिनने सपोज करिए 18 में अपना ग्रेजुएशन खत्म किया है, 19 में ग्रेजुएशन खत्म किया है ना, और फिर अब या फिर 20 में किया है, अब आप 26 में इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपको जो बहुत डीप डाउन नॉलेज है वो याद ना रहे। आप वहां पे ऐसे करके बोल सकते हैं कि सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना, कि बहुत समय हो गया तो इसलिए मैं इतना जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है मेरी थोड़ा सा वीक हो गई है, मैं उस चीज को रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आप सोचिए फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पे आप क्लास कर रहे हैं या मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका मैथ्स ऑप्शनल है, ठीक है, या मैथ्स जो है आपने स्पेशलाइज सब्जेक्ट लिया था, बीएससी मैथ्स किया है, एमएससी मैथ्स किया है, और यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या है, कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, इंटीजर क्या होते हैं, और आप ये नहीं बता पा रहे हैं, तो फिर ये चीज गलत है। ठीक है, तो जब भी आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी करेंगे, इसमें आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो भी सब्जेक्ट्स आपके रहे, ठीक है, हो सकता है आपसे पूछ लें कि आपके सब्जेक्ट में बताइए आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स थे, और आप वहां पॉइंट ब्लैंक बैठ जाएं। हाँ, हो सकता है कि 20 के 20 नहीं बताएं, बट कम से कम 5-6 सब्जेक्ट्स तो बता सकते हैं, सर मैंने इसके बारे में पढ़ा है, इसके बारे में पढ़ा है। ठीक है, यही इंटरव्यू जो है वो आपसे डिमांड करता है। दूसरा आता है आपके कॉलेज का नेम। ठीक है, कॉलेज का नेम या फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का भी नेम हो सकता है। ठीक है? अब जैसे महात्मा गांधी अगर इस तरीके से है तो वो बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं, महात्मा गांधी के बारे में हो सकता है आपका इंटरव्यू वहां चला जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपका कॉलेज का नाम या आपकी यूनिवर्सिटी का नाम जो है उस पे कोई भी चीज है तो इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। देन है आपकी हॉबी, इसके चांसेस कम होते हैं, लेकिन अगर पूछा गया तो फिर हॉबी आपको तैयार करना चाहिए। हॉबी के मल्टीपल डायमेंशंस हैं। अगर स्पोर्ट्स रिलेटेड हॉबी है तो आप उसको एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, आपकी फिर हॉबी से आपको सब पता होना चाहिए, आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है, इंडिया में वो गेम कब से स्टार्ट हुआ है, आज प्रेजेंट में क्या उसकी मतलब स्थिति है, यूपी से आपको क्या लगता है कि उस स्पोर्ट में कैसे काम किया जा रहा है, स्पोर्ट्स को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। वैसे ही अगर किसी को लगता है मान लो किसी लड़की का या फिर किसी भी लड़के का हो, आर्ट हो, कुकिंग हो, इस तरीके की हॉबीज हैं, तो वहां पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या क्या चीजें आप बनाते हैं। किसी रीजन स्पेसिफिक से पूछ सकते हैं कि इस रीजन का क्या अच्छा है, आपके रीजन में क्या हो रहा है, इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे इसको बढ़ावा दिया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपनी इस स्किल का कैसे यूज करेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस हॉबी के ऊपर आ सकते हैं अगर पूछा जाए तो। बट ये नहीं करना कि क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आपको ये लगे कि बस मैंने कुछ यूनिक सी हॉबी तैयार कर ली तो मुझे कैसे भी करके उसको घुसाना है। डोंट ट्राई टू ब्लफ दी बोर्ड। ठीक है, ये भी जहां हम डूज एंड डोंट्स पढ़ रहे थे वहां पे एक चीज आप ऐड कर लीजिए कि बोर्ड के साथ ब्लफ नहीं करना है।
कई बार हमें लगता है कि अरे हमने बोर्ड को ब्लफ कर दिया, बट मैं अभी भी बार बार एक चीज बोलूंगी कि वो हमसे बहुत अनुभवी लोग बैठते हैं, तो उनको ब्लफ करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। आप जितने अच्छे वे में उनके क्वेश्चंस को आर्टिकुलेट करेंगे, उतने अच्छे वे में आपको मार्क्स रिवॉर्ड होंगे। ठीक है, तो ये हो गए कुछ इंट्रो से। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं आपकी पर्सनल डिटेल क्वेश्चंस। क्या पर्सनल डिटेल से क्वेश्चंस होते हैं? सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया था कि आपका नाम है, आपकी जाति है, आपका धर्म है, इस सब से आपको कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, आपको ये तैयार करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, वो है आपके एड्रेस पे। तो चाहे वो आपका होम डिस्ट्रिक्ट हो, विलेज हो, तहसील हो, विलेज हो, कहीं पे भी आप बिलोंग करते हैं, इन सब से आपको क्वेश्चंस वहां देखने मिल सकता है। ठीक है, आपके गृह जिले से, तहसील से, जब आप इसको तैयार करें तो इसको हर रूप में तैयार करना है आपको। जैसे कि एक चीज के लिए बता दे रही हूं, ये सब में लागू होगा, कि आपने इसकी हिस्ट्री तैयार की कि क्या आपके होम डिस्ट्रिक्ट की कोई ऐसी हिस्ट्री है, स्पेशली क्या फ्रीडम मूवमेंट में जो हमारा आजादी का आंदोलन था, क्या इस टाइम पे कोई योगदान था, क्या यहां से कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज निकली हैं। फिर आपको हर एंगल से सोच के देखना है, इकोलॉजिकल, क्या कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, टाइगर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, कुछ ऐसा है जिस पे क्वेश्चन आपके यहां से पूछा जा सकता है। जीआई टैग, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास तैयार होना चाहिए। आपके होम डिस्ट्रिक्ट के बारे में हो, तहसील के बारे में हो, कोई गांव के बारे में हो, है ना, इस तरीके से चीजें। और ये तो हो गया, ये दूसरी चीज है कि प्रॉब्लम्स आपके होम डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में या विलेज में जिस जिस तरीके की प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या क्या है, और क्या उनके सॉल्यूशन के लिए स्टेप लिए गए हैं, और क्या स्टेप आप ले सकते हैं। देखिए, ये आपका बहुत महत्व है। जब आपसे ये पूछे ना कि क्या स्टेप आप ले सकते हैं बाय यू, तो इस यू शब्द की इंपॉर्टेंस को समझिए कि वो वहां पे आपका अपना स्टैंड चेक कर रहे हैं, और यहाँ पे आपका स्टैंड जो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है कि आपका कॉलेज कहाँ से है, उसके भी सेम डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो जो बेसिक डिटेल्स हैं उस पर यही क्वेश्चंस आएंगे, इससे ज्यादा बहुत अंदर नहीं घुसे जाएंगे। ठीक है, देन एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने देख ही लिए हैं कि कुछ एजुकेशन वाले क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से। उसके बाद थर्ड एरिया जिससे क्वेश्चंस आते हैं वो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सपोज आपको दे दे आप एसडीएम हैं या डीएसपी हैं या एसडीओ हैं, कुछ भी है ना, जो भी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है, और कुछ आपको सिचुएशन दे दें कि मान लीजिए आपकी तहसील में मॉब लिंचिंग हो गई है, या फिर आप देखें कि किसी तरीके का अतिक्रमण है ना, कोई हिंसा है, या हो सकता है कि कोई फेस्टिवल को की गैदरिंग है। बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस दे सकते हैं। ठीक है, कि आपके आप जहाँ पे पोस्टेड है तहसील में, वहां पे कुछ ऐसा हो गया है कि आपको समझ में आ रहा है कि कुछ हिंसा हुआ, और वो हिंसा जो है वो बहुत बड़ा रूप लेता जा रहा है, उसको क्या तो कहते हैं, आप उसमें किस तरीके से उस हिंसा को है ना कर्व करने के लिए या कैसे
मदद आप मतलब क्या स्टेप्स लेंगे। तो इस तरीके के कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो वहां आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा एक चीज समझिए, जब भी कोई क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड होता है तो उसके आंसर्स भी ना, आप किसी सिचुएशन को जब एनालाइज करेंगे तो उसके कई तर्क निकलेंगे और उन हर तर्क में आपको कहीं ना कहीं खरे उतरना होगा। तो सिचुएशन का आंसर सिर्फ सिंगल हैंडेडली नहीं होता कि हिंसा है तो सर पुलिस फोर्स भेज देंगे और हिंसा को अलग करवा देंगे, नहीं। ठीक है, कौन से स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, जैसे हम एथिक्स में पढ़ते हैं ना केस स्टडी के रूप में, वैसे आपको इन क्वेश्चंस को डील करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आएगी उस पर बहुत से लोग इन्वॉल्व होंगे तो आपको सबके बारे में सोचना है। ठीक है, हो सकता है हिंसा है तो किसी कई लोगों की भाई कई लोगों को जान की खतरा हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ चोट आ सकती है, तो आपके वहां पे क्या आपके पास एम्बुलेंस है, आपने एम्बुलेंस की व्यवस्था की है। ठीक है, आपके शॉर्ट टर्म में क्या मेजर्स हैं, आप सीधे तो लाठी चार्ज नहीं करने लग जाएंगे ना। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी सिचुएशनल क्वेश्चंस आए तो उसका वन गो आंसर नहीं होना चाहिए कि बस आपने एक जो आपने सोचा कि हाँ यही बेस्ट है, इसका कोई बेस्ट नहीं होता, इसका होता है सिचुएशन असेसमेंट, कि आप सिचुएशन को असेस करिए ढंग से और फिर उसमें जो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये चीजें हैं जो इस सिचुएशन में मुझे काम करना है, और उन सारे एरियाज में आपको क्वेश्चंस मतलब काम करना चाहिए। उसके बाद आता है नेक्स्ट करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चंस। इसमें 4-5 तरीके के क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक है इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, दूसरा है नेशनल लेवल पे कुछ है, तीसरा है यूपी के लेवल पे, ठीक है आपके स्टेट के लेवल पे, और तीसरा चौथा याद रखिए कि अगर कोई अदर स्टेट वाले हैं तो आपके अपने स्टेट का भी करंट का कोई न्यूज पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखिए आपको बताना तो नहीं होता है कि आप किस स्टेट से, बट कई बार होता है कि कॉलेज से या फिर आपका अगर गृह जिला पूछ लिया या कुछ तो उससे अंदाज लग जाता है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यूपी पीसीएस बहुत ट्रांसपेरेंट है, मैं खुद यूपी से नहीं हूं फिर भी यूपी पीसीएस में सेलेक्टेड हूं, तो उससे आपको समझना चाहिए। लेकिन अदर स्टेट का भी अगर आप हैं तो आपको करंट का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब देखिए इसमें सबसे मेन चीज होती है, कुछ चीजें एक तो है जो अभी सिचुएशनल चीजें चल रही हैं, ये मैं अक्रॉस बता रही हूं, ठीक है चाहे नेशनल हो चाहे मतलब सब में सेम चीज लगेगी अक्रॉस। आप ये चीज याद रखिए कि इंटरनेशनल लेवल में जैसे अभी हमने बात की ट्रम्प है, ग्रीनलैंड को लेकर उसका, वेनेजुएला है ना, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। नेशनल लेवल पे अब अभी करंट में किसी सिचुएशन पे कोई बात चल रही है ना, जैसे पार्लियामेंट सेशन चल रहा था तो पार्लियामेंट में हमने देखा कि एक बुक को लेकर इशू हुआ, उन सब में आपसे व्यू पूछ सकते हैं। यूपी लेवल पे देखा जाए अभी करंट में क्या है, यूपी का बजट आया तो किस तरीके से, किसी और स्टेट से आप हैं तो अभी आपके हाल फिलहाल स्टेट में क्या चल रहा है, तो इस तरीके के क्वेश्चन। दूसरा है इस पे आपसे स्टैंड्स पूछ सकता है, ठीक है इंटरनेशनल लेवल में मान लो कुछ चल रहा है जैसे रिफ्यूजी क्राइसिस है, आपसे पूछेगा कि इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए। ठीक है, फिर मान लो अगर हो सकता है कि नेशनल लेवल पे कोई इशू चल रहा है तो वहां पे आपसे पूछ ले कि एज अ स्टेट आपके स्टेट का क्या स्टैंड है। और जब भी दो स्टेट्स हैं, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो इन दोनों स्टेट का कंपैरिजन जरूर तैयार करिएगा। आपको पता होना चाहिए कि हाँ क्या इस स्टेट में अच्छा है, क्या दूसरे स्टेट को उससे रेप्लिकेट करना चाहिए। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। करंट अफेयर्स बहुत ब्रॉड है, बट मैं यही कहूंगी कि बहुत पीछे मत जाइए, बट हाँ अब ये स्टेज है कि एटलीस्ट आपको 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। ठीक है, एक कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर देखिए, एक हिंदी देख लीजिए, है ना, और सबसे मेन है एक रीजनल न्यूज़पेपर देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे आप प्रयागराज एडिशन जो होता है, क्योंकि इंटरव्यू वहीं होना है, तो प्रयागराज एडिशन वाला कोई न्यूज़पेपर है उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, उसको पढ़िए। ठीक है, होता है कि कई बार आपसे पूछ लेते हैं, यही पूछ लेंगे कि आज की आपको क्या लगता है कि आज की क्या 3 न्यूज़ हैं जो आप हमसे बताना चाहेंगे, है ना। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना, कि मतलब ऑन द डे वाले।
ठीक है। आपके इंटरव्यू डेट की सिग्निफिकेंस, जैसे कि 16 फेब से स्टार्ट हो रहा है, बीच में 8 मार्च आएगा, ठीक है, जिन भी लड़कियों का इंटरव्यूज दिन आता है ना, तो वुमेन्स डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप वहां पे ये भी ना बता पाए कि आज के डे का क्या रेलेवेंस है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाता है, और ये भी एक एट्रीब्यूट है जो इंटरव्यूअर्स आपसे चेक करते हैं। तो जब भी करंट के क्वेश्चन आए तो आपको एक सिचुएशनल, दूसरा स्टैंड, ठीक है, और एक चीज याद रखिए कि हाँ, कई जगह पे जो ये चीज बोली जाती है कि हमें बैलेंस लेना है, वो बिल्कुल सही बात है, बट कहीं जगहों पे स्टैंड भी लेना होता है। तो ये इंटरव्यू का मतलब ये नहीं होता कि आप हर जगह पे बैलेंस लेने लग जाएं, ठीक है। अगर ऐसे बोले जाए कि इंटरनेशनल लेवल पे ये चल रहा है, रशिया की बात चल जाए कि इंडिया क्या कर रहा है, ये वो, तो इंडिया अपने सेल्फ इंटरेस्ट के हिसाब से बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना के चल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर टेररिज्म पे क्वेश्चन आ जाए, आतंकवाद में, हम वहां पे बैलेंस स्टैंड नहीं लेंगे, हम स्ट्रांगली उस चीज को कंडेम करेंगे। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे आपको एक बैलेंस व्यू लेना है और कहाँ पे आपका जो स्टैंड है वो बहुत क्लियर होना चाहिए कि हाँ, यहाँ पे मतलब मेरे पास कोई नॉन नेगोशिएबल होता है ना, कि यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता कि बैलेंस की कोई गुंजाइश है। तो इस तरीके के आपके स्टैंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है कि आपकी जो पकड़ है, ठीक है, थोड़ा सा क्या तो कहते हैं, ये नेशनल न्यूज में और ये सब न्यूज़पेपर से ही आएगी। तो यहाँ पे 6 महीने 8 महीने का करंट करने से अच्छा है कि आप पिछले जो एटलीस्ट जनवरी से जो है पूरा करंट जो है अच्छे से देखते जाइए, ठीक है। तो ये चीज आपको मेन करने की जरूरत है। फिर एक क्वेश्चंस होते हैं, वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आपने, ये चीज होता है कि ग्रेजुएशन के बाद वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इसमें दोनों चीज आ जाती है। एक तो अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं तो फिर आपका जो वर्क प्रोफाइल है, इससे आपको क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए, ठीक है। वर्क प्रोफाइल में क्या क्या काम करना होता है, दूसरा उसको छोड़कर यहाँ क्यों आना चाहते हैं, है ना, उस वर्क का क्या ऐसा है जो आप यहाँ पे एज एन एडमिनिस्ट्रेशन में आप यूज कर सकते हैं, अपना योगदान दे पाएंगे। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं। और अगर आपके गैप ईयर है तो आपको इसको जस्टिफाई करना आना चाहिए कि आपके इतने साल गैप क्यों हो गया। देखिए, अगर थोड़ा बहुत गैप है, 1-2 साल का है, तो वो तो चल जाता है कि आप बोल दीजिए कि सर मैंने, है ना, मैं तैयारी में था, है ना, मुझे पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली, है ना। तो 1-2 साल का गैप तो ऐसे जस्टिफाई हो जाता है। बट उससे ज्यादा का अगर गैप है तो आपको एटलीस्ट किसी ना किसी फॉर्मेट में उसको जस्टिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है कि आपको किसी ना किसी रूप में उसको जस्टिफाई करना होगा, जस्टिफाई करके दिखाना होगा कि हाँ भाई, मतलब ये चीज जो है सर मेरे से इस वजह से ऐसा हो गया, है ना। तो ये कुछ आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सोशल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है, सामाजिक तौर पे क्या चल रहा है, ठीक है। स्पेशली देखिए, वुमेन को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर, चिल्ड्रन, फार्मर, एग्रीकल्चर। तो आपको ऐसे बहुत सारे सेक्शंस दिख जाएंगे, है ना। तो एग्रीकल्चर फार्मर को रिलेट करके कि बहुत सी चीजों में कि क्या कंडीशन चल रही है, ठीक है, क्यों आपको लग रहा है कि आज भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू रह रहा है, क्या यूपी की लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन आज भी वैसी ही है जैसे पहली थी, क्या बदलाव आए हैं, आपको क्या लगता है कि और क्या बदलाव की आवश्यकता है ना। ऐसे क्या बदलाव हैं, अगर हम आपको एडमिनिस्ट्रेटर बना दें तो आप लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको आप लेकर आएंगे वाला क्वेश्चन मिले ना, हमेशा कुछ अपने अंदर का इनोवेटिवनेस, यूनिकनेस दिखाने की कोशिश करिए। अच्छा, यूनिकनेस का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल कुछ आउट ऑफ बॉक्स बोल दें कि हाँ मैं ये करूंगा, जिस चीज का मतलब बहुत, आप अगर उसको देखें तो हाइपोथेटिकली पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे नहीं, रियलिस्टिक
येट इनोवेटिव, जो हम बोलते हैं ना कि रियलिस्टिक चीजें हैं बट हाँ दे आर वेरी इनोवेटिव, बहुत ज्यादा जरूरी है उस चीज को करना। तो इस तरीके के कुछ ना कुछ जो है आपको एग्जाम्पल्स वहां पे बताना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसपे और आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा एक और एरिया, देखिए क्वेश्चंस इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वो एरियाज हैं जिसमें मुझे लगता है कि अगर आप तैयारी करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो एक व्यक्तिगत नॉलेज है वो बढ़ेगा, और वहां पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो आप उनको अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे। और लगभग इंटरव्यू बहुत हद तक है कि इसमें से कुछ ना कुछ पहलू पे चल जाए। हाँ, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स हो, वो सबके साथ होता है। उसमें अभी भी मैं यही बोलूंगी कि पैनिक करना या घबराना नहीं है, बहुत हम्बली एक्सेप्ट करना है कि आपको उस चीज के बारे में नहीं पता है, आप आगे जाकर पढ़ लेंगे। एक होता है रोल मॉडल, ठीक है, या फिर किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में। इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछ लें कि आपके रोल मॉडल कौन है, या कोई एक ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिसने आपके जीवन में बहुत प्रभाव डाला है, फिर उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आपको इस तरीके के भी क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ये ही कुल मिला के कुछ एरियाज हैं, है ना, जिसपे क्वेश्चंस आपको दिखने मिलते हैं। एक और एस्पेक्ट है जिसपे मैं बात कर लूं, वो है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले फॉर मेन अगर हम देखें तो फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, टाई, ब्लेजर, ऑल्दो नॉट मैंडेटरी, ठीक है। जैसे अगर आपको लग रहा है कि बहुत समर है आपके इंटरव्यू के दिन, तो अगर आप फॉर्मल शर्ट पैंट एंड टाई में भी जा रहे हैं देन ऑल्सो इट इज सफिशिएंट। देन फॉर्मल शूज, इवन यू चूज द कलर ऑफ द सॉक्स नाइसली, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पूरा कपड़ा लाइट पहना है, नीचे रेड सॉक्स पहन लिए, क्योंकि जब आप बैठते हैं वहां पे तो साइड से आपका सॉक्स विजिबल होता है ना, और साइड वाले मेंबर आपसे बहुत ज्यादा दूर पे नहीं रहते हैं। तो जब आप आई कांटेक्ट करके बाकियों को देख रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको ओवरऑल जो है नोटिस कर रहे हैं। तो ये फॉर्मल शर्ट, ठीक है। इससे का मतलब है ट्राई करिए कि देखिए क्योंकि ऑलरेडी बहुत विंटर्स तो है नहीं, लाइट कलर्स पहनिए, लाइट कलर्स सूदिंग होते हैं, ठीक है। तो लाइट कलर्स को देखिए, अगर शर्ट आपका लाइट है तो देन ट्राई फॉर डार्क कलर का आपका फॉर्मल पैंट। अगर पूरा सूट कैरी कर रहे हैं तो वो तो और अच्छी बात है ना, बट नहीं भी अगर कोई ब्लेजर पहनना चाह रहा है तो दिस इज ऑल्सो अ गुड कॉम्बिनेशन, आप पहन सकते हैं। उसके अलावा फॉर्मल शूज, शूज आपके अच्छे होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पॉइंटेड है। शूज को एटलीस्ट अच्छे से पॉलिश करिए। सॉक्स का कलर, एंड वन मोर थिंग कि ये जो आपका शेव है ना, बियर्ड एंड ऑल, इस चीज को नीटली मैनेज करिए, ठीक है। तो अगर आप क्लीन रख रहे हैं अच्छी बात है, अगर थोड़ा बहुत बेड लेके जा रहे हैं देन मैनेज इट वेरी क्लियरली, ठीक है, नीटली आप उसको मैनेज करके चलिए। वुमेन के लिए भी देखिए, यू कैन ईदर वियर साड़ी या फिर आप सूट, दोनों पहन सकते हैं, ठीक है। साड़ी भी अगर किसी को लग रहा है कि मुझे साड़ी पहन के वॉक करने में कंफर्टेबल नहीं है, मान लीजिए आपने साड़ी पहनी और वहां पे आप ढंग से चल नहीं पा रहे हैं, ऐसे ऐसे करके चल रहे हैं, आपका अंडर कॉन्फिडेंस दिख रहा है क्योंकि आपको लग रहा है कि आप साड़ी पहन के नहीं चल पा रहे, तो ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप सूट पहन के भी जा सकती हैं, जिस भी चीज में आप कंफर्टेबल है। आप चाहें तो दोनों चीज को ब्लेजर के साथ अकम्पनी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि ब्लेजर पहनना है, अगर आपको लगता है कि आपकी साड़ी के साथ सूट कर रहा है देन यू वियर इट, ठीक है। आपका जो भी साड़ी का ब्लाउज वगैरह है इसको मतलब वेल मैनर्ड बनवाइए। अगर आप ब्लेजर वगैरह कैरी नहीं कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कि हाँ ये अच्छा है, जैसे ऑफिसर्स पहनते हैं, मतलब आपका उस दिन वो फील होना चाहिए कि हाँ कहीं ना कहीं आज के बाद मैं जाकर अब एक ऑफिसर बनने वाला हूं या बनने वाली हूं। तो वो जो पर्सनैलिटी में ना वो आपके कपड़ों में रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ये चीज यहाँ पे भी एक चीज है, यूज करिए लाइट कलर्ड साड़ी,
और ये ग्लिटर, शिमर, इस टाइप की जो चीजें हैं, इन चीजों को बिल्कुल अवॉइड करिए, इस तरीके की नहीं। ठीक है, आप भी जो सैंडल पहन रहे हैं नीचे पैरों पे, उसको जो है वो बहुत ज्यादा हील मत रखिए, या फिर कोई ऐसी चप्पल नहीं होनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा वर्क है या ऐसा कुछ है। सिंपल चप्पलें रखिए, और इतना हील वगैरह भी नहीं कि आप रूम पे चल रहे हैं तो पूरा वो टप टप आवाज कर रही है। इन सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मतलब ये कॉन्शियस एक एफर्ट है, डालना चाहिए आपको भी। और हेयर्स को अच्छे से मैनेज करके चलिए, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिकॉज देखिए, आप अंदर चले जाते हैं 9 बजे के अराउंड, ठीक है, फिर हो सकता है कि आपका इंटरव्यू फर्स्ट डे का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका लास्ट हो, तो आपको उस टाइम तक मैनेज रखना है। अब मान लीजिए कि आपने बस ऐसे कोम कर लिया, उस टाइम तक आपके हेयर्स यहाँ से उड़ रहे हैं, ऐसा कुछ है, दोनों के लिए हेयर्स और बेड वगैरह मैनेज करना, तो आपको एटलीस्ट इतना मैनेज रखना चाहिए अपने हेयर्स को, है ना, अपने बेड को, कि इट लुक्स गुड। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि वो बहुत गंदे तरीके से दिखें। तो ये चीजें, उसके अलावा दोनों के लिए एक जनरल चीज की बहुत ज्यादा कुछ परफ्यूम्स या कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेस जो बिल्कुल बोर्ड मेंबर्स को इरिटेट कर दे, ऐसी कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, और बाकी मेन चीजें हमने बात कर चुकी है, जिसको मैं अभी फिर से बोलूंगी एक चीज की, कॉन्फिडेंस इज द की। ना ये ओवर होना चाहिए, ना ये अंडर होना चाहिए, ना आप ओवर कॉन्फिडेंट होइए ना अंडर कॉन्फिडेंट, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, कि आप यहां तक आए हैं। ठीक है, और जितने भी अभी हमने बात की हैं चीजों पे, ये ऐसी बातें हैं, देखिए, अपार्ट फ्रॉम क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये एक ओपन एंडेड चीज है। ठीक है, तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस अभी जो हमने डिस्कस किए, इससे भी आपको देखने मिल सकते हैं, कुछ नई चीजें भी आ सकती हैं, और इसकी तैयारी कभी खत्म भी नहीं हो सकती, आपको ये चीज समझना चाहिए। लेकिन एक टाइम बाद जो है आपको एक चीज रियलाइज हो जाना चाहिए कि नहीं यार, मतलब कुछ भी आएगा, आपने इतना बड़ा एग्जाम मेंस भी निकाला है, तो वहां पे मेंस में भी तो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका हमें आइडिया नहीं होता, लेकिन हम आंसर लिखते हैं। ठीक है, बस एक चीज है कि अभी भी यही बोलूंगी कि थोड़ा पेशेंटली सुनिए। ठीक है, थोड़ा पॉज लेके आराम से बोलिए। ठीक है, आपको लग रहा है क्वेश्चन आ गया, आंसर आता भी है ना, तो अपने जो इमोशंस है उनको कंट्रोल करिए, क्वेश्चन फिनिश होने दीजिए, उसके बाद बोलना शुरू करिए। ठीक है, और जिस तरीके से ना आपके चेहरे में घबराहट दिखनी चाहिए, जैसे अभी हमने इंटरव्यू का सेशन लिया तो किस तरीके से एक हैप्पी वाइब्स के साथ, या आप देखिए एक अच्छे मुस्कुराहट के साथ, ऐसे ही आपके भी जो आंसर्स हैं या आपका बोलने का तरीका है, ऐसे ही आपको मुस्कुराहट के साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी सीरियस टॉपिक में क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप वहां मुस्कुरा रहे हैं, नहीं, मतलब एक बैलेंस होना चाहिए कि सीरियस क्वेश्चन में आपके अंदर सीरियसनेस दिखनी चाहिए। ठीक है, जहां पे एक लग रहा है कि हाँ एक लाइटर एंड पे माहौल है, तो वहां पे आप थोड़ा सा स्माइल कर दीजिए। ठीक है, आपके जवाबों में कॉन्फिडेंट होना चाहिए, कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपसे कुछ नहीं बनेगा तो वहां पे इंटरव्यू में आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, और अल्टीमेटली ये सारी ही चीजें अगर आप इनका कॉम्बिनेशन लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बेहतर रूप में इंटरव्यू में मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, ये तो एक जनरल सेशन था कि क्या करना चाहिए, इनमें से बहुत सी चीजें मैंने भी अपने इंटरव्यू में की थी और मुझे उसका रिजल्ट अपने मार्क्स में भी देखने मिला। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो यूपी पीसीएस है उसके लिए आईजीपी प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। तो जो भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है ये बता के कि सफलता जो लास्ट ईयर लॉन्च किया था उसमें से बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो हमसे मेंस में जुड़े थे उनको इंटरव्यू कॉल आया है, और इस साल का भी हम सफलता रन कर रहे हैं, और हम अपेक्षा करते हैं कि जो नेक्स्ट ईयर है उसमें इससे भी ज्यादा बच्चे इंटरव्यू में आए और हमारी फैमिली का जो हिस्सा बन के तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन हो। बाकी आईजीपी की तैयारी कराई जा रही है, तो आईजीपी में आप अपना मॉक दे सकते हैं, और इसी तरीके के कुछ सेशंस हम और करते रहेंगे आईजीपी के अंदर, जहां पे समय समय पे क्या चीजें कर सकते हैं, क्या चीजें इंटरव्यू के लिए काम आएंगी, उन चीजों को देखते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, आज के लिए दैट्स इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।